जोहार दोस्तों, कौटिल्य पाठशाला में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैं आप सबों के बीच फिर से झारखंड का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। यदि इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट मैंने जो करवाया है वो आप जरूर देखेंगे। चलिए आज हम लोग 9th नंबर का प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं और प्रत्येक सेट की भांति आज भी आपका कुल 40 प्रश्न रहेंगे, लेकिन उसके अलावा भी कई प्रश्नों के बारे में आपको जानने को मौका मिलेगा दोस्तों। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके बीच ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुशीरवाद नहीं है ना। अगर वाद्य यंत्र की बात किया जाए तो आपको पता होगा कि अगर वाद्य यंत्र के बारे में तो ये आपका 3 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं ना। वह कौन कौन से 3 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो एक आपने पढ़ा होगा, वह पढ़ा होगा तंतु वाद्य यंत्र के बारे में। एक जो पढ़ा होगा वह सुशीर वाद्य यंत्र के बारे में है ना। और थर्ड जो पढ़ा होगा वह ताल वाद्य यंत्र के बारे में। आपको पता है तंतु जो है ये वाद्य यंत्र जो है कंपन के माध्यम से बजाया जाता है। सुशीर वाद्य यंत्र जो है वह क्या है तो ध्यान रखेंगे फूंक करके बजाया जाता है ना। क्या करके? तो फूंक करके बजाया जाता है। और अगर ताल जो है वाद्य यंत्र है इसे क्या है तो कहेंगे नहीं ठोक करके बजाया जाता है ना। ठोक कर बजाया जाता है। लेकिन यहाँ जो पूछा है दोस्तों वह सुशीरवाद बोला है, कौन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका शहनाई, सेकेंड है आपका सिंगा, थर्ड है आपका है मदन भेरी और एक है दोस्तों आपका एक तारा है ना। तो ध्यान देंगे, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कहीं ना कहीं इसके बारे में चर्चा किया है। तो ध्यान दें, यहाँ से अगर इसका सही आंसर होगा वह होगा एक तारा, क्योंकि एक तारा जो है वह एक तारा किस में आ जाता है तो बोलेंगे नहीं एक तारा तो आपका तंतु वाद्य यंत्र है ना। कौन सा वाद्य यंत्र है तो ये आपका तंतु वाद्य यंत्र है। और तंतु वाद्य यंत्र के बारे में मैंने एक शानदार ट्रिक बताया था आपको। अगर वो ट्रिक याद रखते हैं तो बहुत आसानी से आप छाट सकते थे। मैंने बताया था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं बेनजीर भुट्टो है ना। उसी से मैंने बनाया था बेनजीर भुट्टो से कि भुट्टो जनरली वो क्या है कि आपका जो प्रधानमंत्री रही है वो 2 बार रही है, लेकिन मैं एक बार मान करके इसका ट्रिक बनाया है। और वह लिखे थे हम लोग जो ट्रिक था वह भुट्टो एक के बार है ना। क्या था? भुट्टो एक के बार, ये आपका ट्रिक था दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो ये भुट्टो एक के बार कहने का मतलब क्या है तो ध्यान रखेंगे, यहाँ जो भू का मतलब है वो आपका भुवांग है। क्या है? तो ये आपका भुवांग है। और यहाँ टो का मतलब है ये आपका ध्यान रखेंगे दोस्तों टोहिलो है ना, टोहिलो, ठीक है। और ए का मतलब है यहाँ पे एक तारा है ना, एक तारा है। और के का मतलब है यहाँ पे केंद्रा है ना, केंद्रा। और बार यहाँ का मतलब है दोस्तों ये आपका बनम है। क्या है? बनम। तो ये जितने भी जो भी यहाँ मैंने लिखा ये किसका ट्रिक है तो बोलेंगे नहीं ये आपका तंतु वाद्य यंत्र का है। किसका है? तंतु वाद्य यंत्र का है। तो भुट्टो एक के बार ये आप याद रखेंगे। तो ये सारा आपका आ जा रहा है। अब बताइए, यहाँ एक तारा था और पूछा गया था सुशीरवाद, तो एक तारा यहाँ पे किस में है तो बोलेंगे नहीं तंतु में है। इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वह आपका एक तारा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से हमेशा कंफ्यूजन होता है, इसलिए एकदम क्लियर कर लें। और यदि बोलेंगे नहीं फूंक कर बजाए जाने वाला तो देखिए सुशीरवाद यंत्र तो शहनाई। अब इसमें एक जो छूट रहा एक आपका बांसुरी है ना, बांसुरी। तो ये आपका बांसुरी किस में आएगा तो बोलेंगे नहीं वो भी आपका सुशीर वाद्य यंत्र में आ जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से आप 4 आपको याद हो गया होगा। वह कौन सा तो वह सुशीर वाद्य यंत्र जो फूंक करके बजाया जाता है। कौन कौन? शहनाई है, बांसुरी है, सिंगा है और मदन भेरी है। ये आप 4 रखेंगे तो आप ये भी आपको पकड़ में आ जाएगा। अब अगर बात करते हैं ताल वाद्य यंत्र यानी ठोक कर बजाया जाने वाला, तो यहाँ तो कई सारा हो सकता है दोस्तों। क्या क्या हो सकता है यहाँ पे तो ध्यान रखेंगे। यहाँ जो आपका ठोक कर बजाया जाने वाला में वह आपका नगाड़ा हो सकता है ना। नगाड़ा, ढाक हो सकता है ना। ये आप सुने होंगे झांझ हो सकता है ना, झांझ है ना जो बजाते हम लोग। तो ये ठोक करके बजाए जाने वाला है ना। तो ध्यान रखें मांदर हो सकता है। तो ये तो आप पकड़ लेंगे दोस्तों। ध्यान दें कंफ्यूजन तो ये दोनों में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है वह तंतु वाद्य यंत्र में होता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार पुनः देख लें, तंतु वाद्य यंत्र में भुवांग है, टोहिलो है, एक तारा है, केंद्रा है और बनम है। अगर सुशीर वाद्य यंत्र में बांसुरी है, शहनाई है, सिंगा है
और मदन भेरी है। और अगर ताल वाद्य यंत्र जो ठोक करके नगाड़ा है, ढाक है, झांझ है, मांदर है, ढोल होगा, ढोल ढाक सब इसी में आ जाएगा। ध्यान रखेंगे किस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका ठोक कर बजाए जाने वाले यानी ताल वाद्य यंत्र में आ जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठ पूजा के संबंध में, है ना। अभी हाल ही में छठ पूजा संपन्न हुआ है। कहता है छठ पूजा के संबंध में कौन सही है ना। क्या बोला, कौन सही है। तो देखिए यहां दिया है कि इस पर्व में यानी छठ पूजा में प्रसाद हेतु क्या ठेकुआ का वितरण किया जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों ठेकुआ जो है वह काफ़ी फेमस है वो छठ पूजा के लिए, है ना, प्रसाद के लिए। तो ध्यान रखेंगे ठेकुआ तो बनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है ना। यह पर्व है अस्त होते हुए, ठेकुआ तो आप सब समझ रहे होंगे, है ना। अस्त होते हुए क्या सूर्य को प्रसन्न करने हेतु मनाया जाता है। तो बिल्कुल जो छठ पूजा में सूर्य की पूजा होती है ना। और कहता है अस्त होते हुए सूर्य, है ना। तो आपका बिल्कुल सही है, ये आपका सेकेंड नंबर भी। थर्ड कहता है इस पर्व वर्ष में क्या 2 बार मार्च और नवंबर, है ना, मार्च और नवंबर में मनाया जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों अभी तो 1 नवंबर में मनाया गया है और 1 मार्च में, जिसको हम लोग चैती छठ बोलते हैं। तो चैती छठ जो है वो मार्च में मनाया जाता है। इस प्रकार से छठ 2 बार होता है, एक आपका मार्च और एक आपका नवंबर। तो ये महीना भी ध्यान में थोड़ा सा रखेंगे। इसके बाद कहता है क्या इस पर्व के दौरान सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। तो ध्यान दें अस्त होते हुए सूर्य का हम लोग अर्घ्य देते हैं और सूर्य भगवान की ही आराधना करते हैं, सूर्य भगवान की ही पूजा करते हैं, इसलिए ये भी आपका जो है दोस्तों वह सही है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ आप ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वह आपका ई हो जाएगा, सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जयंत तालुकदार, है ना, किसके बारे में बोला। तो जयंत तालुकदार का संबंध निम्न में से किस खेल से है ना। तो यहां पे ध्यान रखेंगे दोस्तों जयंत तालुकदार के बारे में पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका तीरंदाजी, सेकेंड है आपका शतरंज, थर्ड है आपका ये उक्केबाजी नहीं होगा, ये मुक्केबाजी होगा, है ना। ध्यान रखेंगे ये आपका मुक्केबाजी और एक है आपका जिम्नास्टिक, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ध्यान देंगे यहाँ पे किसके बारे में बोला। तो वह पूछा आपका जयंत तालुकदार, तो ये जो हो जाएगा वह आपका क्या होगा, तो तीरंदाजी हो जाएगा। ये आपका तीरंदाजी है दोस्तों, है ना, क्या है, तीरंदाजी हो जाएगा। और अगर शतरंज की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे इसमें नाम रखेंगे आज आप दीपसेन गुप्ता का, है ना, दीपसेन गुप्ता। ये दीपसेन गुप्ता किस खेल से, तो वो आपका शतरंज खेल से हैं। और यहाँ पे और नाम रख सकते हैं, एक नाम याद रखेंगे नीरज कुमार मिश्रा, है ना, नीरज कुमार मिश्रा। ये ध्यान रखेंगे ये 2 व्यक्ति जो है बहुत फेमस है दोस्तों, वो किस खेल के लिए, तो ध्यान रखेंगे वो शतरंज के लिए। और अगर मुक्केबाजी की बात करेंगे तो यहां एक नाम याद रखें अरुणा मिश्रा, है ना। और दोनों में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे आपका नीरज कुमार मिश्रा जो है वो आपका शतरंज से है और यहाँ मुक्केबाजी से आपका कौन है, तो वह आपका जो है दोस्तों वह आपका अरुणा मिश्रा है। कौन है, अरुणा मिश्रा है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो ये दीपसेन तो एग्जामिनेशन में पूछ ही दिया गया है, नीरज कुमार मिश्रा भी पूछ दिया गया है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये अरुणा मिश्रा दे देगा तो वह मुक्केबाजी होगा, दीपसेन गुप्ता शतरंज हो जाएगा और जयंत तालुकदार जो है वह आपका तीरंदाजी हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, तीरंदाजी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा गांव, है ना, जिसके एक छोर से दक्षिणी कोयल, है ना, तथा दूसरे छोर से स्वर रेखा नदी निकलती हैं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, कहता है झारखंड का कौन ऐसा गांव है जिसके एक छोर से दक्षिणी कोयल और दूसरी छोर से स्वर रेखा निकलती है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, अगर यहां पे थोड़ा मैप में आप ध्यान देंगे, ये अगर झारखंड है तो आप जान रहे हैं कि वह गांव कौन सा है, क्या वो नगड़ी गांव है कि बारू गांव है, पोहदी गांव है
उसकी खैरा चातर है। तो ध्यान रखेंगे वह गांव कौन सा है, वह नगड़ी गांव है। और ये नगड़ी गांव कहाँ है, तो बोलेंगे नहीं ये रांची में है। कहाँ है, रांची में है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे मान लें रांची है तो रांची में जो है नगड़ी से निकलती है कौन सी रेखा, तो ये स्वर्ण रेखा इधर से निकलती है। और इधर से ही ध्यान देंगे ये जो एक नदी है वह आपका कौन सी नदी है, तो वह है आपका दक्षिणी कोयल, है ना। कौन सी नदी है, दक्षिणी कोयल। और ये कौन सी नदी है, तो बोलेंगे नहीं ये स्वर्ण रेखा नदी है। और ये दक्षिणी कोयल की एक सहायक नदी है, उस नदी का नाम है दोस्तों कारो नदी। कौन सी नदी है, कारो नदी। और एक नदी जो है ये सिमडेगा के ऊपर गुमला से निकलती है, ये जो इधर आ जाती है ये कौन सी नदी है, तो ये नदी है दोस्तों शंख नदी। कौन सी नदी है, तो ध्यान देंगे ये शंख नदी है। तो यहाँ पे 4 नदी के बारे में आप जाने कि यहाँ रांची नगड़ी से क्या बोला था कि कौन ऐसा गांव कि एक छोर से स्वर्ण रेखा निकलती है और एक छोर से क्या निकलती है, दक्षिणी कोयल। तो ध्यान रखेंगे ये जगह है आपका नगड़ी। और ये नगड़ी कहाँ है, तो आप बोलेंगे नहीं रांची में है। तो एक छोर से इधर स्वर्ण रेखा, इधर आपका दक्षिणी कोयल निकलती है। और कारो किसकी सहायक नदी है, तो दक्षिणी कोयल की ही सहायक नदी है। और यहाँ गुमला से कौन नदी निकलती है, शंख नदी निकलती है ना। ये ध्यान रखेंगे 4 नदी के बारे में। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी का उपनाम, है ना, उपनाम पूछा है कि किकट कौमा ब मागधी है ना, किकट और ब मागधी है। क्या वो सोन नदी है, क्या वो फल्गु नदी है, क्या म्यूराछी नदी है, या पुनपुन नदी है ना। चलिए बताएं दोस्तों इसका कमेंट करके क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। किकट कौमा ब मागधी, तो ये किसकी सहायक नदी है, किकट और ब मागधी, तो बोलेंगे वो जो सहायक नदी है वह आपका पुनपुन नदी है। कौन सी नदी, पुनपुन नदी है दोस्तों। तो पुनपुन नदी का ही उपनाम जो है वह आपका क्या है, तो किकट है या ब मागधी है ना, ब मागधी। ये 2 नदी याद रखेंगे उपनाम में पुनपुन का। अगर यहाँ म्यूराछी नदी की ना बात करेंगे तो इसकी नदी का जो उपनाम है वह क्या है, तो बोलेंगे नहीं मोर नदी है। क्या है, मोर नदी। अगर फल्गु नदी की बात करेंगे तो इनका जो इस नदी का उपनाम है अंता सलीला, है ना, अंता सलीला है। आपका लीलांजन है ना, क्या है, लीलांजन भी है। अंता सलीला और लीलांजन किसकी सहायक, ये किस नदी का उपनाम है, तो बोलेंगे नहीं आपका फल्गु का उपनाम है ना, फल्गु का उपनाम है। नेक्स्ट अगर बात करें, अच्छा यहाँ पर एक और आपका निरंजना भी आएगा, तो निरंजना भी आपका किस नदी का उपनाम है, तो वो आप बोलेंगे फल्गु नदी का उपनाम ही है। तो ध्यान देंगे दोस्तों फल्गु नदी के में यहाँ पे देख ले अंता सलीला, लीलांजन और निरंजना ये सारा फल्गु नदी की सहायक उपनाम है ना, किसका, फल्गु का उपनाम। आपका म्यूराछी का मोर हो गया, पुनपुन का किकट, और यहाँ क्या हो गया, तो वह आपका ब मागधी हो गया, है ना। अब दिया है सोन नदी। कौन नदी, सोन नदी दिया है दोस्तों। तो सोन नदी का उपनाम जो है वह आपका क्या है, तो सोनभद्र है। क्या है, तो आपका सोन्यभद्र। या और एक नदी है उस नदी का हिरण्यवाह, है ना, हिरण्यवाह नदी भी है। ये किस नदी का उपनाम है, तो बोलेंगे नहीं सोन नदी का है। तो यहाँ से जरा ध्यान रखेंगे दोस्तों, सोन नदी का हो गया सोनभद्र और हिरण्यवाह, फल्गु नदी का अंता सलीला, लीलांजन, निरंजना, म्यूराछी नदी का मोर और पुनपुन नदी का किकट और बमागधी। क्या पूछा गया था, पूछा गया था किकट और बमागधी, यानी आंसर आपका पुनपुन हो जाएगा। कहता है बोकारो में, कहाँ, बोकारो में इस्पात कारखानों में लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से की जाती है। आपको पता होगा दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट जो है ना, किसके बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पे बात कर रहा है वह बोकारो स्टील प्लांट, है ना। तो ये बोकारो स्टील प्लांट के बारे में, इसकी जो स्थापना है कब हुई थी, तो बोलेंगे 1964 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, तो
ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। कैवी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो बोलेंगे नहीं, तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी, है ना। कैवी, ध्यान रखेंगे स्थापना जो है, अगर स्थापना की बात करेगा तब तो तृतीय पंचवर्षीय योजना होगा। और अगर उत्पादन की बात करेगा तो ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे उत्पादन की बात करें तो ध्यान रखेंगे उत्पादन जो हो जाएगा तब आंसर हो जाएगा दोस्तों चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। यहाँ भी गलती नहीं करेंगे, है ना। तो स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ बोकारो स्टील प्लांट का, और उत्पादन जो हुआ है शुरू वो हुआ है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, है ना। और ये बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कहाँ हुआ है? तो बोलेंगे आपके नहीं, बोकारो में हुआ है। कहाँ हुआ है? बोकारो। लेकिन बोकारो के कहाँ हुआ है? तो उस जगह का नाम है माराफारी, है ना। क्या है? माराफारी। इसी जगह पर जो है वह बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई है दोस्तों, है ना। क्योंकि पहला अगर स्टील लौह एवं स्टील प्लांट की बात करेंगे तो ये दूसरा था। कैवा नंबर का था? ये दूसरा था। पहला तो आप जान रहे हैं वो आपका क्या है? वह टिस्को है। टिस्को जो है लौह एवं स्टील दोनों है, वहाँ पे लौह एवं स्टील प्लांट की बात करेगा पहला वो टिस्को हो जाएगा, लेकिन दूसरा में कौन है? बोकारो स्टील प्लांट है। तो ये सारे फैक्ट्स को आप ध्यान में रखेंगे। अब कहता है कि बोकारो स्टील प्लांट को दो चीज़ तो जनरली याद रखेंगे कि इसको जो कोयला की प्राप्ति कहाँ से होता है ना, ये पूछता है। और एक जो आपका दिया है यहाँ पे लौह अयस्क, है ना। ये दो चीज़ तो ध्यान में रखेंगे ही। तो लौह अगर अयस्क की बात करेंगे तो कहाँ से और कोयला कहाँ से? तो कोयला ध्यान रखेंगे दोस्तों ये आपका झरिया, और झरिया कहाँ है? तो वह आपका धनबाद में है ना, धनबाद में है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये धनबाद से आपका जो है वह कोयला प्राप्त होता है बोकारो स्टील प्लांट को। लेकिन अगर लौह अयस्क की बात करें तो लौह अयस्क जो है वह कहाँ से प्राप्त होता है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों क्योंझर खान से होता है। कहाँ होता है? क्योंझर। और ये क्योंझर खान कहाँ है? तो बोलेंगे नहीं, ये आपका उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। और बैलाडीला कहाँ है? तो ये दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। नवा मुंडी खान कहाँ है? तो ये झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम में है। कहाँ है? झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में है। तो ध्यान रखेंगे क्योंझर से जो है वह बोकारो स्टील प्लांट को क्या प्राप्त होता है? तो ध्यान रखेंगे क्या प्राप्त होता है? तो वह लौह अयस्क प्राप्त होता है। एकदम याद कर लें दोस्तों कि बोकारो स्टील प्लांट को लौह अयस्क बोले तब हो जाएगा आपका क्या? तो वो हो जाएगा क्योंझर खान से। और अगर कोयला बोले तो ध्यान रखना है झरिया धनबाद हो जाएगा। एकदम याद रखेंगे इस चीज को, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि झारखंड के किस क्षेत्र में चुआर विद्रोह, है ना, हुआ था, है ना। कौन सा विद्रोह? चुआर विद्रोह की बात कर रहा है दोस्तों। और आप जानते हैं कि चुआर विद्रोह जो है वह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1769 से 1805 के बीच में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखेंगे ये आपका पंचेत क्षेत्र में हुआ था। लेकिन पंचेत क्षेत्र के साथ साथ अगर आपका सिंहभूम भी अगर दे दे तो ध्यान रखेंगे सिंहभूम भी होगा, वीरभूम भी होगा, है ना। वीरभूम ये भी जगह देता है दोस्तों। तो ये तीनों ध्यान रखेंगे, है ना। अगर कौन सा विद्रोह? चुआर विद्रोह। तो पंचेत, सिंहभूम और वीरभूम, है ना। ध्यान रखें अगर यहाँ पर वीरभूम की बात किया जाए तो वीरभूम जो कहाँ पड़ता है? तो ये आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और अगर कहीं पर एक है आपका वीरभूम, है ना, और एक आता है नाम मानभूम। क्या आता है? मानभूम। तो ध्यान रखेंगे मानभूम जो है वह आपका धनबाद में पड़ता है। कहाँ पर? तो मानभूम जो है वह आपका धनबाद में, लेकिन वीरभूम जो है वह आपका वेस्ट बंगाल में, है ना। लेकिन यहाँ पर चुआर विद्रोह पंचेत, सिंहभूम, वीरभूम सभी क्षेत्र था। चलिए नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किस जनजाति में इदमी विवाह, हाँ ये क्वेश्चन में आया है। इदमी विवाह दोस्तों कहता एक विशेष प्रकार का क्या है?
तो एक विशेष प्रकार का एक काट देंगे विवाह है। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा है कि इदमी क्या है, तो इदमी तो एक ध्यान रखेंगे क्या है, तो एक प्रकार का विवाह है। उसमें किस प्रकार का विवाह है, कई प्रकार का, यहाँ कई आंसर जानकारी आपको मिल रहा है। कहता है जिसमें युवती बिना औपचारिकता निभाए पति पत्नी की तरह रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं इदमी विवाह। क्या बोलते हैं, इदमी विवाह बोलते हैं। अब यह विवाह जो है किस जनजाति में प्रचलित है, क्या वो मुंडा जनजाति है, खरवार है, संथाल है या असुर जनजाति है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इदमी विवाह जो प्रचलित है वह कौन सी जनजाति में, वो आपका असुर जनजाति में है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 73वें संविधान संशोधन के अनुसार, कैवें संविधान संशोधन, 73वें, चूंकि जानते हैं कि 73वें संशोधन के अनुसार आगे झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा क्या है। तो ध्यान रखेंगे, एक आप पढ़ते हैं, वह पढ़ते हैं 73वें संविधान संशोधन, इसके तहत पंचायती राज है, क्या है, पंचायती राज। और अगर 74वें संविधान संशोधन की बात करें तो हो जाएगा आपका नगर पालिका, है ना, क्या हो जाएगा, ये आपका नगर पालिका हो जाएगा दोस्तों। तो 73वां और 74वां है ना, ये आपका पंचायती राज और ये आपका नगर पालिका से संबंधित है। तो बोलता है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा क्या है, क्या यहाँ पर एक स्तरीय है, दो स्तरीय है, तीन स्तरीय या चार स्तरीय। तो बोलेंगे यहाँ पर जो है वह आपका 3 स्तरीय है। कितना है, 3 स्तरीय। और वह कौन कौन सा है अगर आप जानना चाहेंगे तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं फर्स्ट में बात करूँ तो ग्राम स्तर पर जो होता है वह आपका ग्राम पंचायत होता है ना। और अगर यहाँ सेकेंड में बोले प्रखंड स्तर पर, तो ध्यान रखेंगे प्रखंड स्तर पर जो होता है वह आपका पंचायत समिति होता है। क्या होता है, पंचायत समिति। और अगर थर्ड में जिला स्तर पर बोले तो जिला स्तर पर जो होता है वह आपका जिला परिषद होता है। क्या होता है, तो जिला परिषद होता है। अब अगर यहाँ पर इसी का अगर आप अध्यक्ष के बारे में दोस्तों अगर बात करेंगे तो ध्यान दें कि अगर यहाँ पे अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे तो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष जो होते हैं वह कौन होते हैं, तो बोलेंगे नहीं, वो मुखिया होते हैं। कौन होते हैं, मुखिया होते हैं। और पंचायत समिति के जो अध्यक्ष हैं वो आपका प्रमुख होते हैं। कौन होते हैं, प्रमुख। क्योंकि पंचायत समिति जो है कि जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों में से ही एक को जो है क्या चुना जाता है, प्रमुख और उप प्रमुख चुना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो अध्यक्ष होते हैं पंचायत समिति के कौन होते हैं, प्रमुख होते हैं। और प्रमुख किस लेवल के हैं, वो प्रखंड लेवल के हैं। उसी प्रकार जिला परिषद में, तो जिला परिषद में जो है इसका प्रमुख अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं, अध्यक्ष। किसका अध्यक्ष, तो जिला परिषद अध्यक्ष जो है वह जिला लेवल पर होते हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये सारा। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है सचिव के बारे में, एग्जाम में आता है ना, कि अगर इन सभी का अगर सचिव की बात किया जाए तो ध्यान रखेंगे एग्जाम में सचिव कई बार आया है कि ग्राम पंचायत का जो सचिव है वह कौन होते हैं। तो अगर बात करेगा सचिव के बारे में तो ग्राम पंचायत के जो होते हैं वह होते हैं दोस्तों पंचायत सेवक, है ना। कौन होते हैं, तो पंचायत सेवक जो है वो ग्राम स्तर के जो है वह सचिव होते हैं। अगर पंचायत समिति के सचिव की बात करेंगे तो ये आपका बीडीओ होते हैं, है ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना, तो ये आपका बीडीओ होते हैं। और अगर जिला परिषद की बात किया जाए कि जिला परिषद के सचिव कौन होते हैं तो ध्यान रखेंगे दोस्तों वह आपका डीडीसी होते हैं, है ना। कौन होते हैं, तो ध्यान रखेंगे डीडीसी होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। तो ये 3 चीज एकदम याद रखेंगे, यानी ग्राम पंचायत का सचिव पंचायत सेवक, पंचायत समिति का सचिव बीडीओ और जिला परिषद का सचिव डीडीसी होते हैं, जिनको हिंदी में आप क्या कहते हैं, उप विकास आयुक्त, है ना। क्या बोलते हैं, उप विकास आयुक्त। यही आपका जो है वह जिला परिषद के सचिव होते हैं। इतना जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये बिल्कुल एग्जाम में आया है ना, ये भी आया है।
कई स्तरीय ये भी आया है, बोल देता है कि झारखंड में पंचायती राज के अंतर्गत निम्न में से कौन अभी स्तरीय नहीं है, या कई स्तरीय है तो 3, कहता है कि 3 स्तरीय में कौन शामिल नहीं है। अब एक दे देगा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, एक अन्य नाम दे देगा तो वो छांट सकते हैं अगर आप ये जानते हैं तो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान, है ना, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ध्यान देंगे, क्या वो ओरमांझी में है, क्या वो आपका नामकुम में है, मुरी में है, या हटिया में है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, अगर लाह अनुसंधान संस्थान की बात करें तो लाह अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ है? तो ये जो है वह आपका नामकुम में है। ध्यान रखेंगे 1924 में, कब? 1924, है ना, ध्यान रखेंगे। तो 1924 में भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान, है ना, कौन संस्थान? लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुआ था। तो ध्यान रखेंगे यहाँ 2 चीज आप, एक कब हुआ था? बोलेंगे नहीं 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नहीं, नामकुम में हुआ था। तो इसी प्रकार अगर आप मुरी और हटिया में जानना चाहें दोस्तों तो यहाँ पे से भी क्वेश्चन आया है। जैसे अगर मुरी की बात करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो स्थापना हुआ है वह 1948 ईस्वी में। यहाँ क्या हुआ है? तो एल्यूमिनियम उद्योग, है ना, क्या हुआ है? एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? तो झारखंड के रांची में। तो ये ध्यान रखिएगा, जो मुरी है वह एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, नामकुम जो है वह लाह अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। और अगर हटिया बोले तो हटिया, ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1958 में हटिया में किसकी स्थापना? तो एचईसी की स्थापना हुई थी, है ना, आपका कौन सी? तो एचईसी की स्थापना कहाँ पर? तो वो एचईसी की स्थापना हटिया, रांची, ये तीनों जगह आपका कहाँ है? तो बोलेंगे नहीं, रांची में है। जरा ध्यान देंगे, तीनों एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है। तो अगर लाह अनुसंधान बोले तो नामकुम। अब खाली देखिए, रांची, धनबाद, बोकारो से भी काम नहीं चलेगा, रांची में कौन जगह वो पूछ लिया जाता है। तो लाह अनुसंधान आपका नामकुम रांची में है। एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना मुरी, रांची मुरी में हुआ है। कब हुआ? 1948 में। और एचईसी की स्थापना जो है वह रांची के हटिया में 1958। याद करना भी आसान है दोस्तों, ध्यान रखें, अगर ये तीनों जगह को याद रखेंगे तो नामकुम 1924 में है, 24 का आप डबल कर देंगे तो ये आपका 48 में हो जाएगा। लेकिन कौन? आपका मुरी। और हटिया जो है यहाँ से 10 साल बाद, यानी 48 से 58 है। तो ये एचईसी की स्थापना है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है झारखंड में प्रवाहित होने वाली नदियों को उनके उद्गम स्थान से सुमेलित कीजिए, है ना। जरा ध्यान देंगे, सुमेलित करने बोल रहा है। कौन सा? तो यहाँ पे कौन कौन सी नदी जो है कहाँ से निकलती हैं। तो आपको पता है ये जो सोन नदी है वह आपका कहाँ से निकलती है? तो बोलेंगे नहीं, वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो बोलेंगे नहीं, दामोदर नदी जो है वह आपका छोटा नागपुर के पठारी भाग के लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है। स्वर्ण रेखा कहाँ निकलती है? अभी इससे पहले हम लोग सीखे, स्वर्ण रेखा रांची के नगड़ी गांव से निकलती है। और उत्तरी कोयल कहाँ निकलती है? कहाँ से? तो ये भी आपका रांची के पठार से ही निकलती हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, है ना। ये आपका 4, सोन नदी हो गया अमरकंटक, दामोदर हो गया छोटा नागपुर का पठार लातेहार, और स्वर्ण रेखा रांची के नगड़ी, और उत्तरी कोयल हो गया रांची के पठार से। तो इस तरीके से देखेंगे तो पहला का हो गया 3 फिर 4, है ना, 3 और फिर 4, और उसके बाद 1 और 2, यानी आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है झारखंड में लोकसभा के लिए, कहाँ के लिए? लोकसभा के लिए 14 निर्वाचन क्षेत्रों में कितनी सीट जो है वह अनुसूचित जाति, है ना, यानी एससी के लिए आरक्षित है ना। किसके बारे में बोला? एससी के लिए। तो ध्यान देंगे दोस्तों, आप 518 डायरेक्ट याद रख लें, है ना। क्या याद रखेंगे? 518 किसके लिए? तो बोलेंगे लोकसभा के लिए। किसके लिए? लोकसभा के लिए
लिए। तो ये आखिर 518 क्या है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है ये जो आप देख पा रहे हैं वह जो 1 है ये आपका किसके लिए है? तो ये बोलेंगे नहीं एससी के लिए आरक्षित है। 5 किसके लिए है? ये एसटी के लिए है। 8 किसके लिए है? यूआर यानी अनरिजर्व है। यार अच्छी ध्यान रखेंगे, ये अनरिजर्व यानी अनारक्षित के लिए है। तो हमेशा कोई ना कोई पूछ लिया जाता है। तो लोकसभा में आप 518 याद रखेंगे तो समझ गए होंगे कि 5 जो है, अब यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। झारखंड में एससी ज़्यादा है कि एसटी ज़्यादा है? तो बोले नहीं एसटी ज़्यादा है, तो एससी तो सीट ज़्यादा, एससी आपका एससी से ज़्यादा सीट आरक्षित किसके लिए रहेगा? एसटी के लिए रहेगा। इसलिए 5 सीट हो गया एसटी के लिए, 1 सीट हो गया एससी के लिए, और यहाँ अनरिजर्व है वह कितना सीट है? 8 सीट है। तो यहाँ जो आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ एससी के लिए पूछा था। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब यहाँ से देखिए 14 भी ध्यान रखना है कि लोकसभा में झारखंड में कितने सीट है? तो वह 14 सीट है ना, ध्यान रखेंगे। अगर लेकिन यहाँ इससे पहले जब एक बार सचिवालय एग्जामिनेशन हुआ था तब बोल दिया था झारखंड में सांसद की कुल संख्या कितनी है? तो ध्यान रखेंगे, अगर सांसद की कुल संख्या बोले तो सांसद की कुल संख्या दोस्तों वह हो जाएगा आपका कितना? वह होगा 20। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सांसद में देखिए आपका यहाँ पे लोकसभा है ना, और क्या राज्यसभा। तो लोकसभा में झारखंड से कितने चुने जाते हैं? 14। और अगर राज्यसभा की यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा में यहाँ सीट कितना है? तो राज्यसभा में बोलेंगे कि नहीं, यहाँ से 6 सीट चुने जाते हैं। तो 6 और 14, तो ये भी आपका सांसद तनिक कुल हो जाएगा कितना? तो वह हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। और ये सचिवालय में क्वेश्चन इससे पहले पूछ चुका है। तो सांसद की कुल संख्या बोले तो आपका 20 होगा, लोकसभा का बोले 14 होगा, राज्यसभा बोले 6 होगा, 14 में अगर एसटी बोले 5 होगा, एससी बोले 1 होगा, अनरिजर्व अनारक्षित बोले तो 8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि झार पार्क है ना, झार पार्क के अंतर्गत स्थापित कौन पार्क? अंबेडकर पार्क है ना। अंबेडकर पार्क राज्य के निम्न में से किस स्थान में क्या है? अवस्थित है। क्या वो आपका दुमका में है, या बड़का गांव में है, पटमधा में है, या सिल्ली में है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, अंबेडकर पार्क जो है वह कहाँ है? तो हो जाएगा आपका सिल्ली है ना। कहाँ? सिल्ली, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से किस जलप्रपात के बारे में ऐसी मान्यता है कि वहाँ महात्मा बुद्ध है ना ने स्नान किया था? है ना, किसके बारे में बोला? महात्मा बुद्ध के बारे में बोला कि उसने स्नान किया था, ऐसा माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे वह जलप्रपात कौन है? तो वह है दोस्तों जोन्हा जलप्रपात। कौन सा है? जोन्हा जलप्रपात है। ध्यान रखेंगे जोन्हा जलप्रपात किससे संबंध है? महात्मा बुद्ध से। नेक्स्ट कहता है मेदिनी राय का संबंध जो है, किसके बारे में बोला? मेदिनी राय का संबंध है वह निम्न में से किस राजवंश से है? तो अगर मेदिनी राय, आप देखिए पहला ऑप्शन है पलामू का चेर वंश, पलामू का रक्सेल वंश है ना, सिंहभूम का ढाल वंश की खड़गडिहा राजवंश है ना। तो अगर बात करें दोस्तों यहाँ से कई क्वेश्चन बन रहा है, जरा आप ध्यान देंगे है ना। क्या ध्यान देना है कि चेर वंश पूछ देता है किस जिला से संबंधित है? हो जाएगा पलामू। तो चेर वंश भी पलामू में है और रक्सेल वंश भी पलामू में है ना, ध्यान रखेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर बात किया जाए तो पलामू पर जो था वह रक्सेल वंश का ही शासन था। तो ध्यान रखेंगे अगर हम पलामू की बात करेंगे तो पलामू में पहले कौन सा वंश था? तो बोलेंगे नहीं, रक्सेल वंश था। और रक्सेल वंश के बाद ही जो यहाँ पर आया है वह कौन वंश आया है? ये आपका चेरो वंश आया है। तो यहाँ ध्यान देंगे, और ये रक्सेल और चेरो दोनों का संबंध किससे है? तो बोलेंगे नहीं, पलामू से है। और सिंहभूम में यहाँ ध्यान देंगे कौन सा वंश है? तो ढाल वंश है ये सिंहभूम। और ये खड़गडिहा राजवंश कहाँ है? तो ये गिरिडीह जिला में है ना। कहाँ है?
तो ध्यान रखेंगे गिरिडीह जिला में। तो इस तरीके से सारा क्लियर हो गया होगा आपको। लेकिन मेदिनी राय बोला है दोस्तों, तो मेदिनी राय का संबंध जो था वह पलामू के चेरो वंश से था। चेरो राजा है आपका मेदिनी राय, है ना, याद हो गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व, कौन सा विद्रोह? कहता है पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? चलिए बताएं इसे कमेंट करके, है ना। कभी एक क्वेश्चन आप बताएं दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? क्या वो आपका जो है वह बिरसा मुंडा ने किया था या फिर तिलका मांझी ने किया था, है ना। ध्यान देंगे तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, तो ध्यान देंगे इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह आपका रानी सर्वेश्वरी, है ना। कौन किया था? रानी सर्वेश्वरी ने किया था। और ये कहाँ पर? तो ध्यान रखेंगे संथाल परगना से नेतृत्व इसने किया था। कहाँ से? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों संथाल परगना से। कौन? रानी सर्वेश्वरी। किस विद्रोह का? तो बोलेंगे नहीं, पहाड़िया विद्रोह का, है ना। पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया था रानी सर्वेश्वरी ने संथाल परगना से, है ना, संथाल परगना से। चलिए नेक्स्ट कहता है निम्न में से किस जनजातीय भाषा, है ना, जनजातीय भाषा लुप्त प्राय हो चुकी है? क्या वो खरवार है, क्या वो असुरी है, क्या वो गोंड है, या आपका कोल है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, क्या बोला कि किस जनजातीय भाषा लुप्त प्राय यानी लगभग समाप्ति के कगार पर है? तो ध्यान रखेंगे वह जो भाषा है वह असुरी भाषा है। और ये किस जनजाति की है? तो ये आपका असुर जनजाति की है। किस जनजाति की? तो असुर जनजाति की भाषा असुरी। जब असुर ही जनजाति जो है वह आपका ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी जनजाति जो है वह लुप्त प्राय के कगार पर है? तो ध्यान देंगे आंसर होगा असुर जनजाति। जब असुर ही जनजाति विलुप्त के कगार पर है तो उसकी भाषा तो ऑलरेडी हो जाएगा, इसलिए आंसर जो होगा वो आपका बी हो जाएगा, है ना, बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायब होता हुआ देश, है ना। गायब होता हुआ देश नामक हिंदी साहित्य के रचनाकार हैं। ये भी पुस्तक आया हुआ है दोस्तों, है ना। गायब होता हुआ देश, क्या वो प्रेमचंद है, क्या वो महादेवी वर्मा है, क्या वो रणेंद्र है, या शिवचंद्र है? तो ध्यान देंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा गायब होता हुआ देश, वो कौन हो जाएगा? वह आपका रणेंद्र हो जाएगा, है ना। क्या होगा? आपका रणेंद्र हो जाएगा। ध्यान देंगे दोस्तों, अब जेपीएससी ये पीजीटी के एग्जाम में आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट में प्रेमचंद से 2 क्वेश्चन पूछ दिया था कि प्रेमचंद का जो है वह आपका उपनाम क्या है, और एक आपका अन्य नाम भी पूछा था, है ना। ध्यान देंगे तो क्या है, सब लोग मार दिए थे धनपत राय, है ना। क्या मार दिए थे? बहुत अच्छे कैंडिडेट्स गलत कर दिए थे। तो धनपत राय जो है वह प्रेमचंद का क्या है? तो बोलेंगे नहीं, ये बचपन का नाम था। क्या नाम था? बचपन का नाम प्रेमचंद का था, वह धनपत राय था। लेकिन यहाँ उपनाम और अन्य पूछ दिया था, इसलिए ध्यान दें आंसर जो इसका था वह आपका नवाब राय था। और सभी लोग क्या मार दिए थे? धनपत राय मार दिए थे, जो कि गलत हो गया था। और दोनों क्वेश्चन पूछा था, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। कहता है झारखंड सरकार द्वारा 2017 में प्रारंभ की गई कौन सी योजना? वो आर्या योजना, है ना। आर्या योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कहता है फर्स्ट, राज्य के किसानों को हरित क्रांति हेतु प्रोत्साहित करना। ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, ग्रामीण युवाओं को, है ना, कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना। आर्या योजना का मतलब ये भी है ना, ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना और हरित क्रांति हेतु प्रोत्साहित करना किसानों को। इसके माध्यम से प्रत्येक गांव के 2 युवकों को कृषि प्रशिक्षण प्रदान करवाना। ये भी सही है दोस्तों, है ना। 2 युवकों को प्रत्येक गांव का जो है वह प्रशिक्षण प्रदान करवाना आर्या योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसलिए जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में, है ना, भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? है ना, कौन सा विद्रोह बोला? तो ये बोला आपका भूमिज विद्रोह। और भूमिज विद्रोह जो है वह आपका, आपको पता होगा कब हुआ था? बोलेंगे 1832-33 में हुआ था।
कब हुआ था? 1832-33 में हुआ था। और इससे एक साल पहले जो है वह 1831-32 में ये आपका कोल विद्रोह हुआ था। कौन विद्रोह? कोल विद्रोह। और ये जो है वह आपका भूमिज विद्रोह है। और भूमिज विद्रोह के ही नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बोलेंगे नहीं, वो आपका गंगा नारायण सिंह थे, है ना, गंगा नारायण सिंह थे। और कोल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बोलेंगे नहीं, बुद्धू भगत थे। कौन थे? बुद्धू भगत थे, है ना, ध्यान देंगे। तो ये भूमिज नारायण जो है, भूमिज विद्रोह गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। वो कह रहा कहाँ हुआ था, ना तो कब पूछा, ना तो कौन नेतृत्व किया पूछा, पूछ क्या दिया, कहाँ। तो ध्यान देंगे ये वीरभूम, मानभूम, सिंहभूम, है ना। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अभी इससे पहले मैंने बताया वीरभूम कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल में। मानभूम कहाँ है, ये आपका धनबाद में। और सिंहभूम तो आप समझ रहे हैं, पूर्वी पश्चिम सिंहभूम पढ़े हैं ना। तो ये ध्यान देंगे यहाँ जो है वह इन सभी आंसर हो जाएगा। भूमिज विद्रोह में जो है वह आपका सिंहभूम मानभूम में हुआ ही था, साथ साथ वीरभूम के क्षेत्र में भी हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूल रूल, है ना। हाँ, ये भी रूल एग्जाम में आया है। 1856 सबसे पहले यूल रूल कब? तो 1856 ईस्वी झारखंड के किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यूल रूल जो है वह आपका संथाल परगना, किस क्षेत्र के लिए? संथाल परगना के लिए यूल रूल की आपका जो है लागू किया गया था। और कब किया गया था? 1856 भी याद रखेंगे। नेक्स्ट मरांग गोमके, है ना, मरांग गोमके जयपाल सिंह नामक प्रसिद्ध पुस्तक के आपका रचनाकार निम्न में से कौन है ना, जिसका कोविड-19 में मृत्यु हो गई थी, है ना, मृत्यु हो गई थी। तब जरा ध्यान दें, मरांग गोमके जयपाल सिंह नामक प्रसिद्ध पुस्तक के रचनाकार कौन? क्या वो धनीराम बख्शी, प्रफुल्ल कुमार हाय, क्या वो गिरिधारी राम गोंझू, है ना, गिरिधारी राम गोंझू, या काली कुमार सुमन? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, वह आपका व्यक्ति थे, वह कौन थे? गिरिधारी राम गोंझू। ये आपका जो थे कौन पुस्तक? तो मरांग गोमके जयपाल सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहीं और नहीं बल्कि हजारीबाग जिला में है। कहाँ है दोस्तों? तो वह आपका हजारीबाग जिला हो जाएगा। कौन सा? मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट कहता है झारखंड के किस जिले में बिहार कास्टिक एंड केमिकल कारखाना स्थापित है? सारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जो है दोस्तों, है ना, लगभग सभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और अगर एक दो नहीं भी पूछा गया तो जरूर एग्जामिनेशन में आपका डायरेक्ट भिड़ेगा, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। इसलिए सभी को अगर जो आपको याद नहीं हो रहा है उसे नोट डाउन भी आप जरूर करें, है ना, करना ही चाहिए। क्योंकि एक ही बात को कई बार आप भूलेंगे, जब बार बार आप रिपीट करेंगे तो आपका याद होता चला जाएगा, है ना। बिहार कास्टिक एंड केमिकल्स कारखाना स्थापित कहाँ किया गया? क्या वो गढ़वा है या पलामू है, कोडरमा या रामगढ़? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह आपका कौन सा है? पलामू में बिहार कास्टिक। अब ध्यान रखिएगा, बिहार कास्टिक एंड केमिकल दिया है और ऑप्शन में अगर बिहार दे दे तो बिहार नहीं मारना है ना, पलामू हो जाएगा झारखंड के। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रथम, है ना, गैर आदिवासी नेता थे जिसने अलग राज्य हेतु कब 1954 में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था? यानी झारखंड कौन प्रथम गैर आदिवासी नेता थे जिसने झारखंड के अलग राज्य हेतु, है ना, 1954 में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था? क्या वो विनोदानंद झा थे, क्या राम नारायण सिंह, मुकुटधारी सिंह की विनोद बिहारी महतो? तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वह होगा राम नारायण सिंह। यही पहले ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पहले गैर आदिवासी नेता थे, है ना, गैर आदिवासी नेता में तो नाम आ जाएगा राम नारायण सिंह का। चलिए नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सा वन क्षेत्र राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र है? यहाँ पे संरक्षित की बात किया है। अगर आपने वन के बारे में पढ़ा होगा तो 3 प्रकार के वन के बारे में पढ़ा होगा। एक पढ़ा होगा आरक्षित, एकदम रिजर्व, है ना, आरक्षित वन क्षेत्र। एक पढ़ा होगा संरक्षित, है ना,
संरक्षित वन क्षेत्र और एक पढ़ा होगा अवर्गीकृत वन क्षेत्र, अवर्गीकृत वन क्षेत्र। ये 3 प्रकार के वन क्षेत्र के बारे में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पूछा गया है इसके बारे में कि संरक्षित वन क्षेत्र जो है वह कौन है। क्या वो पलामू वन क्षेत्र है, चतरा वन क्षेत्र है, पश्चिमी सिंहभूम या आपका गढ़वा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ध्यान रखेंगे, वह अगर संरक्षित बोले तो वो आपका पलामू वन क्षेत्र हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, सबसे पहले यही एक क्वेश्चन बन जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम क्या है? तो बोलेंगे नहीं, छज्जू मलिक है। के अभियान के पश्चात किस वंश का शासक कर देने हेतु विवश हो गया था? ध्यान रखेंगे, क्या बोला? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति छज्जू मलिक के अभियान की पश्चात किस वंश का शासक कर देने हेतु विवश हो गया था? तो बताइए उस समय, जिस समय अलाउद्दीन खिलजी था, कौन वंश था? नागवंश, चेर वंश, बंगाल वंश या गोमुखी वंश था? तो बोलेंगे उस समय जो था वह नाग वंश था। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो वह आपका नाग वंश हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है, कौन सा नृत्य युद्ध शैली पर आधारित है? कौन सा शैली? युद्ध शैली पर। अगर युद्ध शैली बोले तो बोलिए वो फगवा नृत्य है, जदो नृत्य है, कर्मा नृत्य है या पाइका नृत्य है? तो बोलेंगे वह जो है वह आपका पाइका नृत्य है। कौन सा? पाइका नृत्य है दोस्तों। नेक्स्ट, और मांझी के जमींदार है ना कौन? उमराव सिंह एवं उसके दीवान शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को कहाँ फांसी दे दी गई? तो ध्यान देंगे दोस्तों, देखिए कब कौन कौन व्यक्ति के बारे में बोला। तो एक बोला उमराव सिंह, है ना। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन जमींदार और कौन दीवान, है ना। तो अगर जमींदार की बात करें तो ओरमांझी के जमींदार का नाम था, और ये किससे संबंधित है? तो बोलेंगे ये 1857 के विद्रोह, है ना, किससे संबंधित है? तो झारखंड में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसी समय की बात है। तो 1857 के विद्रोह के समय कहता उस समय ओरमांझी के जमींदार थे उमराव सिंह और उसी के दीवान थे कौन? शेख भिखारी को कहता है 8 जनवरी 1858 को कहां पर फांसी दी, कहां पर, है ना, को कहां फांसी दी गई, है ना, दी गई थी। तो यहां ध्यान रखिए कहां फांसी दी गई थी। तो बोलेंगे दोस्तों वह आपका कहां पर? रांची में। और रांची में कहां? टैगोर हिल, है ना, कहां पर? टैगोर हिल पर फांसी दे दिया गया था। तो टैगोर हिल के पास ही इन्हें, अब ये भी क्वेश्चन आता है कि टैगोर हिल के बाद किन्हें फांसी दे दी गई? तो ध्यान रखेंगे वो व्यक्ति है उमराव सिंह और शेख भिखारी, और रांची ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट कहता है 1930 ईस्वी में, कब बोला? 1930 में छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किसने किसान सभा की स्थापना की थी? तो सबसे पहले एक क्वेश्चन तो क्वेश्चन में बना कि किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1930 में हुई थी, है ना। तो ध्यान रखेंगे 1930 में किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो क्या वो जयपाल सिंह मुंडा ने किया था, ठेबले उरांव या बंदी राम उरांव? तो ध्यान देंगे दोस्तों, अगर यहाँ पर बात कर रहा है ये है छोटा नागपुर, है ना, छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो ये छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बोलेंगे नहीं 1915 में हुई थी। किसने किया था? तो उसमें 4 व्यक्ति का नाम जुड़ा है, वह है आपका जुएल लकड़ा। नेक्स्ट है आपका, ध्यान रखेंगे, एक है आपका पाल दयाल, क्या है? एक आपका है पाल दयाल, और एक जो है आपका बंदी राम उरांव, है ना, बंदी राम उरांव, और एक और व्यक्ति हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठेबले उरांव। तो ये ध्यान देंगे इन चारों व्यक्ति का नाम आता है, वो किसमें? तो ध्यान रखेंगे, बोलेंगे
कि नहीं, वो आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज में। तो सबसे पहले छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? 1915 में हुई थी। किसने किया था? तो इन चारों ने किया था। अब आगे चलकर क्या हो जाता है, ये 1915 की बात है और ये किसान सभा 1930 में है। लेकिन यहाँ से समझ गए कि इसी से अलग होकर के किसान सभा की स्थापना हुई थी। अब कौन किया था? तो ध्यान देंगे उन व्यक्ति का जो नाम है वह यही दोनों थे, वह ठेबले उरांव और बंदेराम उरांव। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आपका बी सी दोनों हो जाएगा, यानी जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी और सी दोनों, यानी बंदेराम उरांव और ठेबले उरांव, इन दोनों ने मिलकर के किसकी स्थापना किया था? तो बोलेंगे नहीं, किसान सभा की स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से झारखंड के कौन व्यक्ति थे जो संविधान सभा के सदस्य, कहाँ का? तो बोलेंगे नहीं, संविधान सभा के सदस्य, है ना, संविधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए, है ना। झारखंड के कौन व्यक्ति थे जो संविधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए? क्या वो ठेबले उरांव या बोनीफेस लकड़ा, या बोनीफेस हो जाएगा, बोनीफेस लकड़ा, या बंदीराम उरांव या जयपाल सिंह बुड्ढा? तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वह ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आया संविधान सभा का सदस्य वह कौन थे? तो वो थे आपका बेनीफेस लकड़ा, है ना। कौन? बेनीफेस लकड़ा, है ना, या बोनीफेस लकड़ा, दोनों देता है। चलिए नेक्स्ट कहता है फासिल पार्क एग्जाम में आया है ना। ये फासिल पार्क जो है की स्थापना कहाँ की गई है? बताइए, क्या राजमहल क्षेत्र में, बोकारो में, धनबाद में या गुमला में? तो बोलेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका कहाँ पर? तो बोलेंगे नहीं, राजमहल में। कौन पार्क? फासिल पार्क, है ना, ध्यान रखेंगे, याद रखिएगा, फासिल पार्क राजमहल। नेक्स्ट कहता है झारखंड की वह जनजाति जिसमें मुर्दा को दफनाने एवं जलाने दोनों है ना, दोनों प्रथा किसमें था? ध्यान रखेंगे, मुर्दा को दफनाने और जलाने का प्रचलन है किसमें? क्या वो असुर जनजाति है, क्या उरांव है, कंवर है या आपका संथाल है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, वह जनजाति कौन है जिसमें मुर्दा को दफनाने और जलाने दोनों प्रथा है? तो वह जनजाति का नाम है, वह है दोस्तों आपका उरांव जनजाति। कौन सी जनजाति? तो ध्यान रखेंगे, उरांव जनजाति में दोनों प्रथा है। फिर कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जादो पटिया चित्रकला के संबंध में निम्न में से क्या सही है? क्या इस चित्रकला का जो है वह विषय क्या स्त्री पुरुष संबंध से है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, जादो पटिया चित्रकला में जादो और पटिया के वैवाहिक जीवन को ही दर्शाया गया है। अगर वैवाहिक जीवन मतलब स्त्री पुरुष तो है ही आपका, तो ये तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है इसका निर्माण यानी जादो पटिया चित्रकला क्या संथालों के द्वारा विशेष रूप से? तो ध्यान रखेंगे, जादो पटिया चित्रकला संथाल जनजाति से ही संबंधित है, इसलिए ये भी सही होगा। क्या जादो का तात्पर्य जो है वो चित्रकार या कलाकार है, जबकि पटिया का चित्रकारी किए जाने वाले हेतु प्रयुक्त सामग्री का नाम है? तो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि जादो का मतलब चित्रकार और पटिया का मतलब होता है कागज या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े को मिला करके जो बनाया जाता है उसी को बोलते हैं जादो पटिया। इसलिए यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, यानी यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट कहता है 1857 के विद्रोह में झारखंड के निम्न क्रांतिकारियों में से किसने भाग नहीं लिया था? लेकिन कौन सी विद्रोह में? कहता 1857 के विद्रोह में निम्न में से कौन भाग नहीं लिया था? तो ध्यान देंगे दोस्तों, क्या लीलांबर पिताम्बर तो पलामू से भाग लिए थे 1857 की क्रांति में? नहीं। तो ध्यान रखेंगे, नीलांबर पिताम्बर थे, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय में कौन सी? तो मुक्त वाहिनी सेना, है ना, कौन सी सेना? तो मुक्त वाहिनी सेना की स्थापना इन्होंने ही किया था। तो ये भी सही है। फिर कहता है
क्या गंगा नारायण सिंह की शेख भिखारी? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, शेख भिखारी भी शामिल थे, यानी गंगा नारायण नहीं होगा, आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि गंगा नारायण का संबंध जो है वह भूमिज विद्रोह से है। कब है? और ये भूमिज विद्रोह जो है वह 1800 आपका 32-33 की बात है, और यहाँ तो 1857 यानी इससे पहले ही आपका भूमिज विद्रोह हुआ है। उसी समय थे कौन? गंगा नारायण सिंह, है ना। चलिए ध्यान देंगे, आंसर सी होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस नेता, है ना, निम्न में से किस नेता ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय हजारीबाग के खजांची तालाब, है ना, में नमक बनाया था? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से आपका प्रश्न है। कहता है निम्न में से किस नेता ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय हजारीबाग के खजांची तालाब में नमक बनाया था? क्या वो बाबू नारायण थे, राम नारायण, की सुखलाल सिंह, की कृष्ण वल्लभ सहाय, की विनोदानंद झा? तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह थे कौन व्यक्ति? तो कृष्ण वल्लभ सहाय ही थे, जो आपका ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में हजारीबाग के खजांची तालाब में जाकर के नमक कानून को भंग किया था। नेक्स्ट कहता है पत्थर पर लिखी काव्य रचना, किस पर? पत्थर पर लिखी काव्य रचना, है ना, के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो ध्यान रखेंगे, पत्थर पर जो लिखी गई है वह कौन मंदिर है? तो बोलेंगे क्या वो देवड़ी मंदिर है, क्या हल्दी घाटी मंदिर है, सूर्य मंदिर है, या युगल मंदिर है? तो सबसे पहले ये बताएं कि ये आखिर देवड़ी मंदिर कहाँ है? तो बोलेंगे नहीं, देवड़ी मंदिर तो रांची में है। आप बताइए कि हल्दी घाटी मंदिर कहाँ है? तो हल्दी घाटी मंदिर कहाँ है? तो बोलेंगे कोराम्बे में है। ये कोराम्बे कहाँ पड़ता है? तो बोलेंगे नहीं, गुमला में है। कहाँ पे? गुमला में। कौन मंदिर? तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये हल्दी घाटी का मंदिर किसको बोलते हैं? कोराम्बे को बोला जाता है। और वो कहाँ है? तो बोलेंगे गुमला में है। और ये सूर्य मंदिर तो आप जान रहे हैं ये रांची में ही है। कहाँ है? रांची में है। और ये युगल मंदिर आपका देवघर में है। कहाँ है? देवघर में है। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों सूर्य मंदिर होगा, क्योंकि सूर्य मंदिर के मंदिर में ही जो है पत्थर पर लिखी काव्य रचना के नाम से वो प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट कहता है केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, है ना, केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, है ना, रांची के किस स्थान पर अवस्थित है? जैसा कि आप देख पा रहे कई क्वेश्चन में कि आपका जिला नहीं स्थान भी पूछ देता है। तो रांची में तो है केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, लेकिन वो कहाँ है? तो ये लगभग लोग आप लोग जान रहे होंगे वो कहाँ है। तो वो आपका कांके में है। कहाँ है? कांके में है। और नामकुम में अभी आप पढ़े थे कि नामकुम में अभी 1924 में किस चीज का है? तो लाह अनुसंधान संस्थान है। क्या है? लाह अनुसंधान संस्थान रांची के नामकुम में है। चलिए ध्यान दिए होंगे। नेक्स्ट यानी ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है निम्न में से कौन गलत है? क्या वो नागफेनी का राजमहल गुमला में है? बोलेंगे हाँ सही है, नागफेनी जो है वह गुमला में है। जैतगढ़ का किला पश्चिमी सिंहभूम में है? हाँ है, जैतगढ़ पश्चिमी सिंहभूम में है। क्या पोरहाट का किला पश्चिमी सिंहभूम में है? बिल्कुल, जैतगढ़ का किला और पोरहाट का किला दोनों दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम में है। क्या पंचकोट का किला बोकारो में है? ना, ये पंचकोट मैंने याद कराया था आपको कि ये जो कोट वही पहनेंगे जिनके पास धन होगा, कोट वही पहनेंगे जिनके पास धन होगा। यानी पंचकोट का किला आपका धनबाद में है ना। कहाँ है? धनबाद में है। नेक्स्ट कहता है सही जोड़ा मिला, है ना, एक तरफ गर्म जलकुंड है और एक तरफ जिला है सीपुर सोता। तो सीपुर सोता दोस्तों ये तो आपका पाकुड़ में है ना। शिव जी को पकड़ के रखें, है ना, शिव जी को पकड़ के रखें, है ना। शिवपुर सोता कहाँ? पाकुड़ में। सूर्य कुंड तो आप जान रहे हैं ये आपका हजारीबाग में। झरिया पानी दुमका में, तपात पानी दुमका में, ये दोनों सही है। आप देखिए है यहाँ झरिया, है ना, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे। झरिया तो धनबाद में है, लेकिन झरिया पानी बोल दिया तो दुमका में है ना। तपात पानी आपका दुमका में है। और एक ताता है,
ताता लाता, ताता पानी अगर बोले तो ताता लातेहार में है और तेतुलिया धनबाद में है ना। ध्यान रखेंगे, ये ताता तपात में कंफ्यूजन होता है ना। तो झरिया पानी दुमका में यानी आपका 2 1 3 4, 2 1 3 4 यानी जो आपका हो जाएगा वह कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, है ना। यानी 2 2 1 3 4। तो इस प्रकार से आज का जो है वह कुल 40 प्रश्न का जो सेट था वह आपका कंप्लीट होता है ना। तो आज का सेशन को हम लोग यहीं रखेंगे। अगर यदि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो देखिए लाइक, जो भी लोग वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों, है ना। लाइक जरूर करें, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करने में क्या जाता है, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो वो भी कर लें, और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, है ना। क्योंकि आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, क्योंकि अभी देखिए 15 दिनों में ही 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और जैसा कि आप सबों को पता है कि मोनेटाइज होने के लिए चैनल को आपका 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, साथ ही साथ 3000 घंटे वीडियो वॉच होनी चाहिए। तो वो भी आपका जो है वो 28 से 29,000 घंटे 29 जो है 100 घंटे वीडियो वॉच हो चुका है, यानी कल तक जो है चैनल मेरा मोनेटाइज हो जाएगा। इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए, और थोड़ा और साथ दें कि आप लोगों के लिए जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो सारा आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार से मैं वीडियो आप लोगों के लिए लाऊं कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हितकर साबित हो। चलिए तब तक के लिए आप सबों से विदा लेते हैं। जय हिंद।